जय हिंद प्यारे साथियों। जब भी बात होती है एसएसबी इंटरव्यू की तो कहीं ना कहीं बात हमारी होती है इंटरनेशनल रिलेशंस की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में और खासकर इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में। प्यारे दोस्तों, जब भी बात होती है इंडिया के रिलेशंस की, चाहे वो चाइना के साथ हो या फिर पाकिस्तान के साथ, तो हमेशा एक कंपैरिजन होता है। तो जब हम इंडिया का कंपैरिजन पाकिस्तान से करते हैं, डेफिनेटली हम अपने आप को बहुत आगे पाते हैं। और जब यही कंपैरिजन हम चाइना के साथ करते हैं तो हम अपने आप को बहुत पिछड़ा हुआ पाते हैं, या फिर कई सारे मामलों में हम अपने आप को बहुत पीछे छूटा हुआ समझते हैं। तो क्या इसके कारण रहे हैं, क्या हमारी नीति रही है, इंडिया की क्या पॉलिसी रही है, इन सारी बातों को हम वन बाय वन करके अगर देखेंगे तो हमको बहुत अच्छे चीजें समझ में आएगी। तो जिस तरह से देखा जाए कि हम ये सारी बातें करते हैं तो हम लोग आफ्टर इंडिपेंडेंस की बातें करते हैं। और 1947 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हम अगर देखें तो हमको जो चीजें मिली, ब्रिटिश इंडिया से आजाद हिंदुस्तान जो मिला, पर उस इंडिपेंडेंस के साथ तुरंत हमने एक प्रेशर झेला और वो प्रेशर था पार्टीशन का। और पार्टीशन हुआ, वहां तक तो बात सब ठीक थी, पर पार्टीशन के तुरंत बाद लड़ाई दंगे भी चालू हो गए और कहीं ना कहीं वो एक तरह का अघोषित वार था जो 47 से लेकर के 48 तक चलता रहा। और इस वार के वजह से इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन कभी भी अच्छे नहीं रहे और वहीं से कश्मीर इश्यू की शुरुआत भी हो गई। तो कश्मीर इश्यू ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा टेंशन बढ़ती रही और कभी भी इंडिया जो है इस वार की सोच से बाहर नहीं आ पाया। और हम लोगों को अपना जो टाइम, जिस टाइम को हमें अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लगाना था, उस टाइम को हमें वार की प्रिपरेशन के लिए लगाना पड़ा। चूंकि हमारी इंडिपेंडेंस ऐसे समय में हमको प्राप्त हुई जब पूरी दुनिया 2 वर्ल्ड वार झेल चुकी थी, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2। तो इस वर्ल्ड वार 2 के होने के बाद में, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो चुकी थी, पर उस स्थापना के बावजूद भी पूरी दुनिया 2 खेमों में बटी हुई थी। एक खेमा जिसको अमेरिका लीड कर रहा था और दूसरा खेमा जिसको रशिया लीड कर रहा था। इंडिपेंडेंस के पश्चात हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने उस समय जो उचित निर्णय हो सकता था वह उचित निर्णय लिया और हमने ये डिसाइड किया कि हम किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे। न हम अमेरिका के ग्रुप का हिस्सा बनेंगे, न ही हम रशिया के ग्रुप का हिस्सा बनेंगे, और हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के संस्थापक सदस्य बने। हमने वो रास्ता अपनाया जिसमें किसी भी गुट के मेंबर बनने के बजाय हमने गुट निरपेक्षता को चुना। और कहीं ना कहीं इस वजह से कोई भी देश हमें उस लेवल पर सपोर्ट नहीं करता था जिस लेवल पर हिंदुस्तान को सपोर्ट की आवश्यकता थी। उस मौके का फायदा उठाते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने साथ जोड़ लिया। और जब अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने साथ पूरी तरह से जोड़ लिया था तो अमेरिका से उस समय किसी भी तरह की सपोर्ट की उम्मीद करना एक तरह की बेईमानी थी। ये सारी चीज चल रही थी। 48 में हम लोग ऑलरेडी एक अघोषित वार लड़ ही चुके थे। उसके बाद में उसी दौरान हमने, हमारे उस टाइम की सरकार ने चाइना पर बहुत ज्यादा विश्वास किया। हमने हमेशा हिंदी चाइनी भाई भाई का नारा दिया। हिंदी चीनी भाई भाई के इस नारे के साथ साथ हमने पंचशील के वो प्रिंसिपल्स भी अपनाए जिसमें पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात कही गई। हालांकि उस समय लोग नेहरू जी को अवेयर कर रहे थे कि आपका चाइना पर इतना ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। और कहीं ना कहीं चाइना ने उस समय हमारी पीठ में छुरा भोंका और हमारे साथ धोखा करते हुए 1962 में 2 अलग अलग टुकड़ों में हमारे खिलाफ वार छेड़ा और उस वार के पश्चात हमारे कुछ भूभाग पर भी कब्जा कर लिया। 62 के इस वार से हम लोग उभरे ही थे कि मौका परस्त पाकिस्तान ने वापस 65 में हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ने की गुस्ताखी की। हालांकि पाकिस्तान को उस युद्ध में मुंह की खानी पड़ी, पाकिस्तान हार गया, किंतु हम अभी तक उस युद्ध की तैयारी में ही लगे रहे। हिंदुस्तान अपने आप को संभाल रहा था, अपने डिफेंस फोर्सेस, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस का इंप्रूवमेंट कर रहा था। हम अपनी सुरक्षा की, अपने देश की इंटीग्रिटी की, हमारी सोवरेनिटी की रक्षा करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। उसी दौरान पाकिस्तान में खुद में ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान जो उसके 2 हिस्से हुआ करते थे, आज का जो बांग्लादेश है उस हिस्से को कभी भी पाकिस्तानियों ने अपने बराबर दर्जा नहीं दिया हुआ था और वहां ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी। आज का जो ओरिजिनल पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान है
और जो आज बांग्लादेश बन चुका है वो ईस्टर्न पाकिस्तान है। उस ईस्टर्न पाकिस्तान में जब पाकिस्तान की सरकार और वहां की फौज उन लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रही थी, वहां पर लोग सुखी और संतुष्ट नहीं थे, तो वो लोग घुसपैठ कर करके हिंदुस्तान में आ रहे थे। और उस समय से कहा जाता है कि लगभग 1 करोड़ शरणार्थी उस समय के ईस्टर्न पाकिस्तान से, जो आज का बांग्लादेश है, वहां से घुस करके हमारे एरिया में आ चुके थे। यह शरणार्थी समस्या हिंदुस्तान के ऊपर बड़ी भारी पड़ रही थी, इसलिए हिंदुस्तान को मजबूरी में 1971 का वार एक बार फिर से लड़ना पड़ा। और दुनिया का सबसे सफल वार इसे माना जाता है, क्योंकि सिर्फ 13 दिनों के अंदर इसको लड़कर के जीता गया और लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया गया। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर के 71 तक हमारी सरकार जो है कहीं ना कहीं इस तरह के युद्ध में ही उलझी रही और हमेशा तैयारी करती रही। पर अगर हम फिर भी देखें तो हिंदुस्तान अपने उद्देश्यों की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हमारी पंचवर्षीय योजनाएं आगे चल रही थी। कुछ युद्ध जब आए तो हमने पंचवर्षीय योजनाओं को 1 वर्षीय योजना में भी तब्दील किया और कुछ वर्षों तक 1-1 वर्ष का प्लान भी लॉन्च किया। पर हमारी सरकारों ने सब कुछ बड़ा सिस्टमेटिक, बड़े सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया और उसी का नतीजा था कि हमने 70 के दशक में ही न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। और यह न्यूक्लियर टेस्ट, जिसका नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, इसको हमारी उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक किया गया। होना क्या था, जो दुनिया के चौधरी होते हैं, उन दुनिया के चौधरियों को हमेशा यही बात अखरती है कि कोई देश उनसे आगे ना निकल जाए। और सेम बात वापस अमेरिका के साथ हुई। हमारे और टेस्ट करने से अमेरिका, जो पहले से ही हमारे साथ इतने अच्छे व्यवहार, इतना अच्छा संबंध नहीं रखता था, वो संबंध और अच्छे नहीं हो पाए। किंतु 71 के समय ही इंडिया और रशिया के बीच में कुछ समझौते हुए थे और उन समझौतों का ही कारण था कि 1971 के वार में जब चाइना, अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, उस वार में रशिया ने हिंदुस्तान का साथ दिया। बात आगे बढ़ी, हमने उस समय स्माइलिंग बुद्धा कर लिया। चूंकि हमें पता था कि वर्ल्ड कम्युनिटी हमारा साथ नहीं देगी, क्योंकि इनको उनकी समस्याएं पूरे वर्ल्ड की समस्याएं दिखती थी। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती गई, हिंदुस्तान प्रोग्रेस के रास्ते पर आगे बढ़ता गया। अरब कंट्रीज और अलग अलग देशों के साथ अलग अलग संबंध थे और कहीं ना कहीं इन दूसरे देशों के आपसी संबंधों का खामियाजा हिंदुस्तान को भी भुगतना पड़ा और कई देशों के साथ हिंदुस्तान चाहते हुए भी संबंध नहीं बना पाया। किंतु कहा जाता है कि जब आपके इरादे नेक हो और आप में कुछ अच्छा करने की नैतिक साहस हो तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलती है। हिंदुस्तान बड़े सही रास्ते पर जा रहा था। ने 92-93 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, उनकी खूब चर्चा भी हुई। उस समय के हमारे प्रधानमंत्री ने इजराइल के साथ भी संबंध अच्छे किए। हम पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते अच्छे करना चाहते थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खूब प्रयास किया, किंतु उन प्रयासों का नतीजा फिर से हमें युद्ध के रूप में देखने को मिला और हिंदुस्तान पर एक और युद्ध थोप दिया गया। वो युद्ध था 1999 का कारगिल युद्ध। और हमेशा की तरह हिंदुस्तान के जाबाज योद्धाओं ने फिर से पाकिस्तान को धूल चटाई और साथ ही हमने वैश्विक लेवल पर अपनी अच्छी विदेश नीति का परिचय दिया। और हम पिछले 30 वर्षों में देख रहे हैं कि पिछले 30 वर्षों में हर देश जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से दूरी बनाकर रख रहा था, या हम यूं कहें कि उसको हिंदुस्तान में कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा था, आज वही सब देश कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को साथ लेकर के ये हिंदुस्तान के नेतृत्व में खड़े हैं और हिंदुस्तान उनको लीड कर रहा है। दोस्तों, आप लोग देखेंगे कि हम किसी को नाराज उस समय नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम लोगों के इजराइल के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, किंतु हमने इजराइल के साथ भी संबंध अच्छे किए। वो अमेरिका और वो जापान जिसने 1999 में हमने परमाणु परीक्षण किया, उस समय हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे। आज आप देखिए कि वही अमेरिका और जापान क्वाड के रूप में हमारे साथ काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब खतरा स्वयं पर आता है तो आपको दूसरे के सहारे की तलाश होती है। और आज जब चाइना खुले तौर पर अमेरिका को चैलेंज कर रहा है तो कहीं ना कहीं अमेरिका को लगता है कि चाइना के खिलाफ अगर उसे सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो वो हिंदुस्तान ही है
जो उसके लिए मददगार साबित हो सकता है। और हिंदुस्तान तो पहले ही चाइना से टक्कर ले चुका है, चाहे वो डोकलाम इश्यू हो या फिर गलवान वैली। हिंदुस्तान हर जगह अपनी बहादुरी के साथ खड़ा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चाइना। तो पिछले 20 वर्षों में हम लोगों ने जो देखा है तो वो ये है कि इजराइल आज आपको खुले तौर पर सपोर्ट कर रहा है, साथ ही साथ गल्फ कंट्रीज जो कभी पाकिस्तान के लिए एक पैर पर खड़े रहते थे, आज वो हिंदुस्तान के अलाइज बन रहे हैं। और आज फिर से एक और नया संगठन खड़ा हो रहा है जिसका नाम है I2U2। तो बच्चों, हिंदुस्तान सही हाथों में है, हमारी विदेश नीति सही हाथों में है। तभी हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि यूरोपियंस को पहले लगता था कि पूरी दुनिया की जो समस्या है वो यूरोप की समस्या नहीं है, पर यूरोप की जो समस्या है वो पूरी दुनिया की समस्या है। तो हमारे विदेश मंत्री साहब ने कहा है कि यूरोप को इस विचार से बाहर आना पड़ेगा कि जो आपकी समस्या है वो पूरे विश्व की समस्या नहीं है, पर हाँ पूरे विश्व की जो समस्या है वो आपकी समस्या जरूर है। और अगर आप दूसरे लोगों की समस्या दूर नहीं करेंगे तो एक दिन निश्चित तौर पर आप भी समस्या में आ जाएंगे। तो ये था मेरा छोटा सा एक वीडियो जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध और खासकर इंडिया चाइना के संबंध में बात कर रहे थे। ये एक बेसिक फंडामेंटल लेक्चर था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए कि क्या इस तरह के वीडियोस और बनाना चाहिए। निश्चित तौर पर मैं इस तरह के वीडियोस लेकर के आऊंगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की